नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा ये मध्य प्रदेश ADPO का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 18 दिसंबर 2022 को, तो उसमें आपका एक अधिनियम है अपराधी प्रवीक्षा अधिनियम 1958, तो उसी को मैं बताने जा रहा हूँ। ये मेरा सेकंड वीडियो है इस अधिनियम का। फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी धारा 7 तक बताया था और इस वीडियो में मैं धारा 8 से लेकर के और अंतिम धारा 19 तक वो बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारा इस अधिनियम का जो है वो पार्ट 2 है, तो इसको आप पार्ट पहला देख लें तो इसका निसंदेह रूप से आपको लाभ होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपराधी प्रवीक्षा अधिनियम 1958। तो धारा 7 तक हमने कल के वीडियो में बताया था आपको। आज हम चलते हैं धारा 8। तो धारा 8 ये कहती है कि प्रवीक्षा की शर्तों में फेरफार या बदलाव। तो यदि न्यायालय ने किसी व्यक्ति को प्रवीक्षा पर छोड़ा है, किसी अपराधी को प्रवीक्षा पर छोड़ा है, तो बाद में जो है वो जो उस पर शर्तें लगाई गई हैं, शर्तें अध्यारोपित की गई हैं बंद पत्र के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, तो न्यायालय अगर जरूरी समझता है तो उनमें जो है वो संशोधन कर सकता है। लेकिन एक हमने बताया कि जो भी फेरफार किया जाएगा उसकी अधिकतम अवधि जो है वो 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। तो हमने बताया था पहले भी कि प्रवीक्षा की अधिकतम अवधि जो है वो कितनी हो सकती है, 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है, 3 वर्ष या उससे कम होती है। चलिए हम चलते हैं अगली धारा 9। तो बंध पत्र के अनुपालन में अपराधी के असफल होने की दशा में प्रक्रिया। तो जैसे धारा 3 या 4 के अधीन अपराधी को जो लाभ दिया गया है और यदि अपराधी पर कुछ शर्तें लगाई गई हैं और अपराधी उन शर्तों को पालन करने में असफल रहता है, तो इसके बाद हमारी कौन सी प्रक्रिया होगी, न्यायालय कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा। जबकि अपराधी जो है वो क्या किया, उसने जो न्यायालय ने शर्तें निर्धारित की थी उनका उसने अनुपालन नहीं किया है या अनुपालन करने में किसी कारण से जो है असफल हुआ है, तब न्यायालय कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा, ये हमारी धारा 9 में बताया गया है। तो प्रवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर है ना, न्यायालय क्या करेगा, प्रवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि उसका ये समाधान हो जाता है कि अपराधी ने बंध पत्र की है ना, अपराधी ने बंध पत्र की शर्तों का जो है वो अनुपालन नहीं किया, मतलब कि उसने पालन नहीं किया है, तब न्यायालय क्या कर सकता है, तो न्यायालय जो है वो अपराधी के विरुद्ध जो है गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। या जो प्रतिभू हैं जिन्होंने जमानत ली है, प्रतिभूदार हैं, तो उनके विरुद्ध जो है वो उपस्थित होने के लिए क्या कर सकता है, सम्मन जारी कर सकता है ना। जहां शर्तों का पालन नहीं किया पाया गया है वहां न्यायालय और क्या कर सकता है, तो अपराधी जब न्यायालय में हाजिर होगा तो उसे मूल अपराध के लिए है ना जो है वो दंडित कर सकेगा। या यदि ऐसी असफलता जो है पहली बार उसके द्वारा की गई है, पहली बार वो शर्तों का पालन करने में असफल रहा है, तो उस पर कितना जुर्माना आरोपित कर सकेगा, तो 50 रुपया जो है वो शास्ति है ना, दंड जो है वो उस पर आरोपित कर सकेगा। तो आप ये याद रखिएगा कि 50 रुपये की शास्ति आरोपित कर सकता है यदि पहली बार प्रवीक्षा के अधीन जो छूटा हुआ अपराधी है वो प्रवीक्षा में जो बंध पत्र भरा गया था उसके द्वारा उसकी शर्तों का पालन नहीं करता है, यदि पहली बार, तो उसको क्या है 50 रुपये की न्यायालय जो है शास्ति दे सकता है। तो ये 50 रुपये वाला फिगर आप ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। यदि ऐसी शास्ति नियत किए गए समय में नहीं दी जाती है ना, जैसे न्यायालय ने शास्ति आरोपित की 50 रुपया या इससे कम भी हो सकती है, अधिकतम 50 रुपये है, और वो राशि जो है वो जो शास्ति जो है उसको न्यायालय में जमा करना है अपराधी को। यदि वो जमा करने में असफल रहता है तो फिर न्यायालय क्या कर सकता है, तो न्यायालय जो है वो अपराधी को मूल अपराध है ना, मूल अपराध के लिए जो है वो दंडित कर सकेगा। तो मूल अपराध वही है जो अपराध उस पर प्रमाणित पाया गया था लेकिन उसको प्रवीक्षा का लाभ दे करके उसको दंडित नहीं किया गया था, तो उस अपराध के लिए उसको दंडित कर सकता है। चलिए अगला हम देखते हैं कि धारा 10 प्रतिभुओं के बारे में उपबंध। तो इसमें एक बात कही गई है कि जो हमारी CRPC 1973 में जो उपबंध है वही उपबंध जो है वो आपके किस में लागू होंगे, आपके अपराधी प्रवीक्षा अधिनियम में लागू होंगे। माने प्रतिभू संबंधी जो भी उपबंध है वो CRPC में है, वो सभी उपबंध जो है वो अपराधी प्रवीक्षा अधिनियम के मामलों में लागू होंगे। फिर चलिए अगला देखते हैं, धारा 11 है। तो अपील एवं पुनरीक्षण न्यायालय की शक्ति। तो
यदि मान लीजिए कि मूल न्यायालय ने यदि ऐसी परिस्थितियां थीं कि धारा 3 और 4 का लाभ दिया जा सकता था लेकिन न्यायालय ने नहीं दिया है, तो उसका अपील या पुनरीक्षण में, या न्यायालय ने जो है वो जहाँ पे लाभ नहीं दिया जाना चाहिए था न्यायालय ने लाभ दे दिया है, तो ऐसा मामला अगर अपील या पुनरीक्षण में गया हुआ है तो अपील और पुनरीक्षण न्यायालय 2 कार्य कर सकता है। यदि गलत ढंग से लाभ दिया गया है तो ऐसे आदेश को अपास्त कर सकता है, या लाभ दिया जाना चाहिए था लेकिन मूल न्यायालय ने लाभ नहीं दिया है तो उसको लाभ दिए जाने का आदेश दे सकता है कि उसको धारा 3 या 4 का जो है वो लाभ दिया जाए। तो ऐसी शक्तियाँ जो है वो अपील एवं पुनरीक्षण न्यायालय को भी हैं और जो अपराध का विचारण कर रहा है उसको भी है ना। चलिए आगे चलते हैं, धारा 12 की बात कर रहे हैं हम। तो दोष सिद्धि से संलग्न निर्हरता का हटाया जाना। तो जैसे बहुत सारी नौकरियां होती हैं उसमें से स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि आप जो सजा याफ्ता ना हो, तो परिवीक्षा का लाभ चूँकि इसलिए दिया जाता है, अभियुक्त की भलाई के लिए दिया जाता है। कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं कि उसको परिवीक्षा का लाभ कानून की प्रावधान के अंदर उसको दिया जाना आवश्यक टाइप का होता है। तो ऐसी एक प्रकार से उस पर निर्भरता हो जाती है ये कि भाई उसको दोष सिद्धि किया गया है, भले उसको परिवीक्षा का लाभ दिया गया है, तो वो न्यायालय में आवेदन करके ये अपील कर सकता है, ये अपनी बात कह सकता है कि हमको जो है जो निर्भरता बनी हुई है हमारी, है ना, उसको जो है न्यायालय समाप्त कर दे। तो न्यायालय अगर आदेश देता है तो निर्भरता समाप्त हो जाएगी उसकी, माने उसको जो है वो किसी नौकरी वोकरी के मामले में सजा याफ्ता जो है वो नहीं माना जाएगा। चलिए अगला हम देखते हैं। तो धारा 13 आपकी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन के रूप में आ सकती है आपकी कि कौन सी धारा जो है परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है। कौन सी परिभाषा कौन सी धारा परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति संबंधित, कौन सी धारा संबंधित है आपकी? तो धारा 13 संबंधित है। और परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति कौन कर सकता है? राज्य सरकार। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे केवल ये शक्ति राज्य सरकार को है, किसी अन्य सरकार को नहीं है। तो धारा 13 के अधीन परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है और परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति कौन कर सकता है? राज्य सरकार कर सकती है। चलिए आगे हम देखते हैं धारा 14। तो धारा 14 में परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य बताए गए हैं। तो विभिन्न कर्तव्य हैं, इनसे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, एक बार जरूर आप कर्तव्य को एक बार देख लीजिएगा। मुख्य रूप से धारा पूछ सकता है कि परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य जो है किस धारा में है, तो धारा जो है वो 14 में है। तो रामचंद्र जी ने जो है वो 14 वर्ष का वनवास झेल करके जो है वो अपना कर्तव्य पूरा किया था। तो इससे अपन ध्यान रख लें कि परिवीक्षा अधिनियम में जो है वो परिवीक्षा अधिकारी कर्तव्य जो है वो 14 साल का वनवास था, यहाँ पे धारा 14 है। तो इस तरह से अपन धारा 14 जो है दिमाग में रख सकते हैं, नहीं भूलेगी आपको। चलिए आगे चलते हैं, धारा 15 की बात करते हैं। तो परिवीक्षा अधिकारी का लोक सेवक होना। तो धारा 15 जो है वो जो भी इस अधिनियम के अधीन परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वो सभी जो है वो लोक सेवक होंगे। किस धारा के अधीन? तो आईपीसी की धारा 21 के अधीन। आईपीसी माने भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अधीन जो है लोक सेवक वो माने जाएंगे, माने परिवीक्षा अधिकारी क्या है? एक लोक सेवक होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम धारा 16 की बात करते हैं। तो इस तरह की धारा छोटे छोटे एक्टों में तो समानता मिलती रहती है। तो सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, माने अगर किसी व्यक्ति ने या किसी अधिकारी ने जो सद्भावना पूर्वक अगर कोई कार्रवाई की है और उसमें कुछ उससे मिस्टेक हुई है या कुछ गलती हुई है उससे जो नहीं होनी चाहिए लेकिन हो गई, तो उसके लिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। माने कि इस अधिनियम के अधीन यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई अधिकारी काम कर रहा है और यदि उसकी सद्भावनापूर्वक माने उसने अच्छे असर से काम किया है लेकिन कुछ ऐसी त्रुटि या भूल हो जाने के कारण से जो है वो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो ऐसी तरह की कानूनी कार्रवाई पर जो है वो धारा आपकी 16 जो है वो रोक लगाती है। माने सद्भावनापूर्वक देख ले इसको, धारा पूछ सकता है ये कि अधिनियम में सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण किस धारा में दिया गया है? तो धारा 16 में दिया गया है। और संरक्षण का अर्थ क्या है? कि उसके विरुद्ध जो है वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। चलिए अगली हम धारा देखते हैं, धारा 17 देखते हैं। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बन सकता है कि धारा 17 में नियम बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो धारा 17 में नियम बनाने की शक्ति जो है वो केवल किसको प्राप्त है? राज्य सरकार को प्राप्त है। और यहाँ पे हम देखें तो पूरा अधिनियम हमने देखा, केवल राज्य सरकार को ही नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है इस अधिनियम के अंतर्गत। तो धारा 17 में नियम बनाने की शक्ति केवल जो है वो राज्य सरकार को प्राप्त है। यहाँ पे केंद्र सरकार को इस तरह कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। उसका अधिनियम है, ये अधिनियम सेंट्रल अधिनियम है, तो केंद्र सरकार जो है संसद के माध्यम से इसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन आवश्यक नियम कौन बना सकता है? वो कौन बना सकता है? राज्य सरकार बना सकती है। चलिए हम बात धारा 18 ही कर रहे हैं। तो कतिपय अधिनियमितों
का व्यावृत्ति, माने इसका मतलब है कि कुछ ऐसे कानून हैं जो राज्य में लागू हैं, उनको ये विधि जो है वो, उनको अपराधी परिवीक्षा अधिनियम जो है वो प्रभावित नहीं करेगा। तो वो कौन कौन से हैं, हमने 3 श्रेणी में बांट रखा है। जैसे कि सुधार विद्यालय अधिनियम 1897, सुधार विद्यालय अधिनियम 1897 की धारा 31। फिर आपका अगला है, दूसरा नंबर है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 की धारा 5(2). और तीसरा है आपका किशोर अपराधियों या बोस्टर्स, है ना, बोस्टर्स, स्कूलों से संबंधित राज्यों में लागू विधियां। तो इन तीनों को जो है वो ये एक्ट जो है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 जो है वो प्रभावित नहीं करेगा। मतलब कि ये चीज़ें जो है वो ये लागू होंगी, इनको जो है वो ये एक्ट जो है वो उन पर प्रभावी नहीं होगा। चलिए हम अंतिम धारा चलते हैं। अंतिम धारा 19 है, थोड़ा डाउटफुल है ये, क्योंकि इसमें लिखा है कि संहिता की धारा 562 का कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। तो पहली बात, अगर इसमें जो हमने परिभाषा खंड पढ़ा था, तो परिभाषा खंड में ये लिखा था कि संहिता का मतलब क्या होगा, तो संहिता का मतलब होगा दंड प्रक्रिया संहिता, है ना। और दंड प्रक्रिया संहिता हमारी कौन सी सन की है, 1973 की है ना। तो 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता में जो है वो 562 कोई धारा है ही नहीं, जबकि इसमें 562 धारा का जो है वो उल्लेख किया गया है। तो इससे स्पष्ट लगता है कि 1958 में, माने जो हमारी नई दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में बनी थी, है ना, और ये 1958 में, माने उसका पहले का है। तो ये यहाँ पे जो है वो अपने पुरानी संहिता की बात कर रहा है। यहाँ पे अपने जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1898 जो लागू हुई थी, इसके पहले की संहिता थी, उसके बाद जो है वो दूसरी संहिता आ गई 1973 की आ गई। तो ये उसकी बात कर रहा है कि उसकी जो धारा 562 जो परिवीक्षा संबंधित रही होगी, तो जहाँ जहाँ ये विधि लागू है, माने अपराधी परिवीक्षा अधिनियम जहाँ लागू है राज्य में, जिन क्षेत्रों में लागू है, तो उसमें जो परिवीक्षा संबंधी प्रावधान है सीआरपीसी के, वो लागू नहीं होंगे। यदि हम इसको नए स्तर पे देखें, अगर हम 1973 सीआरपीसी की बात करें, तो धारा 360 में जो है परिवीक्षा संबंधी प्रावधान है। तो इसका मतलब निकालें हम, तो जिन राज्यों में या जिन क्षेत्रों में आपका अपराधी परिवीक्षा अधिनियम लागू है, उसमें जो 1973 की सीआरपीसी है, उसकी धारा 360 जो परिवीक्षा संबंधित है वो लागू नहीं होगी। तो ये मेरी छोटी सी क्लास थी, मैंने आज ये एक्ट पढ़ाया। कैसा लगा आपको? इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए या आपके जिला संबंधी जो भी एग्ज़ाम हैं उनके संबंध में जो भी नई जानकारियाँ आती हैं, एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करें, इसके बारे में इस वीडियो में मैं बताता रहता हूँ इस चैनल में। तो यदि आप इस तरह की जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेलकन आई घंटी बजा लें, घंटी बजी होगी उसको दबाएं, उसके बाद जो है वो ऑल आएगा आपका, तो ऑल दबाएं, तो हमारी सभी नोटिफिकेशन आपको जो है समय समय पर मिलती रहेगी। तो मैं RK सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। चलिए अगले वीडियो में एक नए एक्ट के साथ फिर मिलता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।